अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 2 प्रकृति एवं मतलब पदार्थ की क्या देखेंगे, प्रकृति देखेंगे एवं व्यवहार, नेचर एंड बिहेवियर। देखते हैं प्रकाश, लोहे की कील, ढोलक की आवाज़, कुर्सी, मुस्कान आदि भाव मतलब आदि, इसमें क्या अंतर है। तो प्रकाश जैसे लोहे की कील और कुर्सी, टेबल, यह सब क्या है, जगह घेरते हैं। क्या क्या हैं, लोहे की कील, लोहे की कील, कुर्सी, टेबल, कुर्सी, टेबल, ये जो रहते हैं ये जगह घेरते हैं, अर्थात इनका द्रव्यमान होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, यह इनमें अंतर पाया जाता है। प्लस अब देखते हैं उदाहरण में और क्या दिया, प्रकाश, मुस्कान, और ढोलक की आवाज़ ये देखते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है पूछ रहे हैं। तो ये लोहे की कील व कुर्सी, टेबल यह जगह घेरते हैं या स्थान घेरते हैं, तो इनका कुछ द्रव्यमान होता है। प्रकाश, मुस्कान, ढोलक की आवाज़ यह इनका कोई स्थान नहीं घेरते, अर्थात इनका द्रव्यमान नहीं रहता। यह इनमें मुख्य अंतर है। तो आगे देखते हैं पदार्थ वह कहलाता है जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर एक ले लेते हैं, पहले एक बाल्टी या बीकर ले लेते हैं, उसे 3/4 भर लेते हैं पानी से, ये पानी से भर लेते हैं। अब एक बीकर लेते हैं, उसे उल्टा करके रखते हैं, बीकर उल्टा करके रख दिए। ये क्या है, अपना बाल्टी ले लेते हैं, ये अपना जल भरा है इसमें, ये अपना बीकर। अब इसका अवलोकन करते हैं। तो सर यहाँ देखते हैं हम कि जब इस बीकर को जल में उल्टा करके रखा जाता है तो पानी एक हद तक ही जाता है, पूरी तरीक़े से बीकर में नहीं भर पाता। क्यों? ऐसा इस कारण होता है कि यहाँ पर वायु उपस्थित होता है, इतने भाग में वायु उपस्थित होता है, वायु। तो वायु उपस्थित होने के कारण अब वायु का द्रव्यमान वह होता है या वह स्थान घेरता है, इस कारण यहाँ पर जल नहीं जा पाता। यहाँ स्थित वायु में कुछ उनके पार्टिकल के कारण उनका द्रव्यमान होता है, इस कारण यहाँ जल नहीं जाता, इस कारण यह स्थान रिक्त होता है। यह स्थान क्या रहता है, रिक्त रहता है। इससे यह पता चलता है। अब इसको देखते हैं। अब इसमें हम लेज़र लाइट डालते हैं, जब अब वायु के कारण जल इसमें ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन अगर इसमें हम लेज़र लाइट या प्रकाश डालते हैं, उसको प्रकाश के रूप में लेते हैं, लेज़र लाइट, जब प्रकाश डालते हैं तो इसके अंदर चला जाता है, जो वायु इस हिस्से में है यहाँ पर से पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो रहता है वह स्थान नहीं घेरता, इसका कोई द्रव्यमान नहीं रहता, किंतु वायु स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। जैसे अब आपका क्लास में मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहाँ और ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वायु समझ लो। अब 100 बच्चे हैं, 100 ही बच्चे आ सकते हैं, तो पूरा वायु उनका एक एरिया घेर लिए वो। अब 100 से एक्स्ट्रा नहीं आ सकते। लेकिन प्रकाश में क्या रहता है, प्रकाश जैसे मान लीजिए वो कमरे में कोई है ही नहीं, उसका द्रव्यमान ही नहीं है, तो वह खाली रहता है, इस कारण वहाँ से प्रकाश आसानी से गुजर सकते हैं। यह द्रव्यमान के कारण होता है। इसमें मेन हम सीखते हैं कि कौन पदार्थ है। जैसे प्रकाश ऐसे भी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि उसका द्रव्यमान नहीं रहता। अब आगे देखते हैं
चित्र पूरा समझ आया। इसमें एक सर्वप्रथम क्या लेते हैं, यह एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में हम 3/4 जल भर लेते हैं। अब बीकर को उल्टा करके उसमें रख दिया जाता है। अब देखिए इसका अवलोकन करते हैं कि जल जो है बीकर में पूरी तरीके से भर जाता है कि नहीं। अब देखते हैं तो यहाँ कुछ स्थान रिक्त हो जाता है। इस रिक्त स्थान में क्या रहता है, वायु के कारण यह जल ऊपर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि वायु जगह घेरता है, स्थान घेरता है। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान होता है, इस कारण वह जल को ऊपर आने नहीं देता। वह कुछ स्थानों तक ही जाकर जल रुक जाता है। और किंतु जब प्रकाश को वहाँ डाला जाता है तो प्रकाश वहाँ से गुजर जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश का द्रव्यमान नहीं रहता, वह जगह स्थान नहीं घेरता। इससे इस प्रकार हम चित्र से यह समझ सकते हैं। मेन क्या देखते हैं, पदार्थ स्थान घेरते, चित्र में अवलोकन इस चीज़ का कर रहे हैं, स्थान घेरता है कि नहीं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो उदाहरण के तौर पर जैसे देख लेते हैं, लोहा, कुर्सी, टेबल, भाप जिनके ऊपर किए गए हैं उनमें द्रव्यमान रहता है। जो लोहा है, कील है, उनमें भाप है, उनका द्रव्यमान रहता है, वह स्थान घेरते हैं। जबकि प्रकाश, ढोलक की आवाज़, मुस्कान आदि द्रव्यमान नहीं घेरते हैं, ना ही वह उनका द्रव्यमान नहीं है और ना ही वह स्थान घेरते हैं। इस कारण प्रकाश बीकर के अंदर जा सकता है। हमने बताया था चित्र के अनुसार कि प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं रहता है, इस कारण वह बीकर के अंदर जा सकता है। किंतु जल जो रहता है वायु के कारण नहीं जा पाता, क्योंकि वायु का द्रव्यमान होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, द्रव्यमान का संरक्षण। द्रव्यमान का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण ऐसा हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, जब अभिकारकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है, तो अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के द्रव्यमान हमेशा समान होते हैं। मतलब अभिक्रिया में द्रव्यमान की कमी नहीं होती। वह किस उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, 2 अभिकारक A + B। अब इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो A का द्रव्यमान हम उनको ले लेते हैं 5, अब B ले लेते हैं 15। अब यह जब इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद प्राप्त होता है C। तो इसका जो इन दोनों का द्रव्यमान जो रहता है वह हमें C उत्पाद में भी दोनों को मिलाकर प्लस होता है, तो 15 20। उत्पाद का भी द्रव्यमान सेम ही रहेगा। इनका जो कुल योग रहेगा वह उत्पाद के कुल योग द्रव्यमान के बराबर ही होगा। अब देखते हैं, आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझ। जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं, अब एक मोमबत्ती लेते हैं। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, एक मोमबत्ती ले लेते हैं। अब एक मोमबत्ती ले लेते हैं। अब ये मोमबत्ती जब इसे जलाया जाता है तो इसमें उपस्थित रस्सी तथा मोम दोनों ही वातावरण में मिल जाते हैं। कुछ पदार्थ उसका वातावरण में मिल जाता है और कुछ पदार्थ बच जाता है। जब इसका अवलोकन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जब इसे जलाया जाता है तो इसे जब सावधानीपूर्वक करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि इसके इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें कौन कौन से, पहला जो मोमबत्ती, पहला है मोम प्लस ऑक्सीजन, यह दोनों मिलकर जलते हैं। उसके बाद सागर को थोड़ा सा रोकें।
क्या लिए हैं? मतलब मोम जो रहता है वह वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की सहायता से, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की सहायता से जलता है। तो अंत में क्या होता है? पिघला हुआ मोम प्राप्त होता है। पिघला हुआ मोम प्राप्त होता है, हमें पिघला हुआ मोम प्राप्त होता है। वह मोम से निकला कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ? पिघला हुआ मोम प्लस CO2। तो मोम प्लस O2 इसका जो कुल द्रव्यमान है, मान लेते हैं यह 10, ये 10। तो इसका जो द्रव्यमान है वह उत्पादन की जब यह रासायनिक क्रिया होती है उसके बाद भी यही द्रव्यमान स्थिर रहता है। मतलब इसका भी कुल योग 20 ही होगा द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान मिलाने पर 20 ही आएगा। समझते हैं इसको। इसके आगे देखते हैं। मतलब मोम के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी भाग लेते हैं क्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प के रूप में प्राप्त होता है। रासायनिक अभिकारक अभी देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जब उत्पाद में बदलता है, अभिकारक जब उत्पाद में बदलता है तो द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, वह दूसरे पदार्थों में के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हम इसका अवलोकन करें तो अभिकारक के द्रव्यमान जो अभिक्रिया से पूर्व उसका अवलोकन करने के बाद जब क्रिया होने के पश्चात उत्पाद बना है उसे संपूर्ण उत्पाद के द्रव्यमान का अवलोकन करते हैं तो दोनों ही समान रहते हैं। यह वह नष्ट नहीं होता। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लेते हैं। एक कांच की शीशी लेते हैं। यहाँ पर ढक्कन लगा देते हैं। एक कांच की शीशी में गर्म दूध लेते हैं। एक कांच की शीशी में गर्म दूध लेते हैं। अब एक खाली इंजेक्शन लेते हैं, उसे इस प्रकार फिट कर दिया जाता है। यहाँ फिट कर दिया जाता है। ऐसे अब इंजेक्शन के अंदर हम कुछ नींबू का रस रख देते हैं। इंजेक्शन, ठीक है। ये कांच का पात्र ले लेते हैं। अब इस प्रकार से सेटअप करने के बाद अब इसका अवलोकन करते हैं। जब कांच के पात्र में उपस्थित गर्म दूध में नींबू का मतलब अब इसका अवलोकन करते हैं तो सर्वप्रथम एक क्रिया होने से पूर्व इन अभिकारक मतलब जो नींबू है, नींबू का रस, दूध है, इनका पूरा एक साथ मतलब इंजेक्शन और बर्तन के साथ इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाता है। इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद अब क्या करते हैं, इस पिस्टन द्वारा जो इंजेक्शन का जो पिस्टन रहता है उसको धीरे धीरे दबाते हैं। तो ये जो रहता है, ये रस, नींबू का रस जो रहता है ये नली द्वारा धीरे धीरे दूध में मिलता जाता है। तो इनमें क्या रहती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। नींबू के रस और जब गर्म दूध मिलते हैं तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया के पश्चात अब इसका अवलोकन करते हैं। तो अभिक्रिया से पूर्व जब वह नींबू का रस और गर्म दूध मिला नहीं रहता, अभिक्रिया से पूर्व उसका द्रव्यमान व अभिक्रिया के पश्चात पूरा अवलोकन करने पर प्राप्त द्रव्यमान बराबर होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस क्रिया से यह देख सकते हैं। क्योंकि अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अविनाशी का नियम क्या है। अविनाशी का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके बारे में देखते हैं। अविनाशी का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
अविनाशित या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अविनाशी या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लवाइजिए। लवाइजिए ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही वह उसे नष्ट किया जा सकता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे अब अभिकारक लिए A+B, जब यह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा C उत्पाद बनता है जब, तो इनमें ना तो हम इसमें द्रव्यमान इसमें ना तो उत्पन्न होता है, ना उत्पाद बनने के बाद इसमें नष्ट होता है। यह कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे किसने दिया था? लवाइजिए ने दिया था। अब आगे देखते हैं लवाइजिए ने का योगदान, जो लवाइजिए वैज्ञानिक था उसका योगदान देखते हैं। लवाइजिए का योगदान, इसका योगदान देखते हैं। ठीक है। पदार्थ की प्रकृति को समझने का प्रयास सदियों से चला आ रहा है। जो पदार्थ है उसके बारे में सदियों से अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के अभाव के कारण कुछ भ्रांतियां बनी रहती थी। मतलब आधुनिक अब पुराने ज़माने में पदार्थ के बारे में उतना अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक उपकरण का अभाव होता था, तो कुछ न कुछ कमियां रही जाती थी। फिर एक समय मान्यता यह थी कि एक पदार्थ को दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब कांच के बर्तन में अधिक मात्रा में पानी का आसवन किया जा गया, तब आसवन के पश्चात बर्तन में रेत जैसे कण पाए गए। उदाहरण के लिए जब कांच के बर्तन में अधिक मात्रा में पानी का आसवन किया गया, तब आसवन के पश्चात बर्तन में रेत जैसे कण पाए गए। अतः यह माना गया कि जल को बहुत देर तक गर्म करने पर वह मृदा में रूपांतरित हो जाता है। यह समझ हमारी आज की रासायनिक अभिक्रिया के समझ से भिन्न थी। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जैसे एक कांच के पात्र में जब पानी भरकर उसे गर्म किया जाता है, आसवन किया जाता है, अधिक मात्रा में गर्म किया जाता है, तो वह जल जो रहता है वह मृदा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। पहले ऐसा समझते थे, लेकिन आधुनिक युग में यह भिन्न है। तो लवाइजिए ने प्रयोग द्वारा यह बताया कि उन्होंने एक कांच का उपकरण लिया, कांच के पूरे उपकरण को प्रयोग के पूर्व सावधानीपूर्वक तौला तथा पानी के आसवन के पश्चात पुनः तौला। जो वैज्ञानिक थे वह पहले कांच का जो उपकरण था, कांच का उपकरण और जल के आसवन, मतलब कांच का जो उपकरण था उसको तौला, उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद, मतलब यहाँ पानी के आसवन के पश्चात उन्हें पुनः तौला। उन्होंने देखा कि कांच के उपकरण की द्रव्यमान में कुछ कमी आ रही है। जो कांच का उपकरण है, जैसे अभिक्रिया होने के पश्चात जो कांच का उपकरण है उसके द्रव्यमान में कुछ कमियां आ रही हैं। उन्होंने देखा कि कांच के उपकरण के द्रव्यमान में कुछ कमी आ रही है, और यह कमी उन रेत के कणों के द्रव्यमान के बराबर है। अब लेते हैं उदाहरण के तौर पर एक कांच का बीकर ले लेते, कांच ले लेते हैं, पात्र, इसमें जल का आसवन हो रहा है, ठीक। यहाँ रहता है जल, यहाँ आसवन हो रहा है। अब ले लिए इतना उपकरण, पहले इसका अवलोकन कर लेते हैं क्रिया से पहले। उसके बाद जब इसे आसवन किया जाता है तो जो कांच का द्रव्यमान है,
ये जो कांच का द्रव्यमान है इसका अवलोकन करने पर इसमें कमी आती है। क्यों? क्योंकि जो जल को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ एक छोटे छोटे ऐसे कण बनने लगते हैं, रेत के समान कण बनने लगते हैं। यह क्या होता है, जल को जब गर्म किया जाता है तो कांच के कुछ कण जल के साथ मिलकर यह कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यह आश्वान द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस कारण से कांच के पात्र के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। यही लवाइजे ने समझाया। तब वह पहचान पाए कि उस किस्म का कांच थोड़ा पानी में घुल जाता है और पानी के वाष्पित हो जाने के पर उसके कण के दाने के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात वे यह निष्कर्ष निकाल पाए कि पानी का मृदा में रूपांतरण नहीं होता। पानी का मृदा में रूपांतरण नहीं होता। इसके बाद ही हम रासायनिक अभिक्रिया की आधुनिक समझ की तरफ बढ़ पाए। वैज्ञानिक ने समझाया, पहले एक कांच का पात्र लिया, अब उसमें अभिक्रिया से पूर्व उसका पूरा द्रव्यमान नोट किया। अब जब उसमें पानी को जब गर्म किया जाता है, उसका आसवन किया जाता है, तब देखते हैं कि कांच का जो पात्र है उसका द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है। यह कमी किस कारण से होती है कि जब जल को गर्म करते हैं तो कांच के कुछ कण जल के साथ मिलकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। उसके बाद अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद कांच का पात्र का जब उसके द्रव्यमान को अवलोकन किया जाता है तो उसमें कुछ कमी पाई जाती है। किस कारण से? क्योंकि वह कण के रूप में परिवर्तित हो आश्रित हो जाता है। तो इस कारण यह निष्कर्ष निकला कि पानी मृदा में रूपांतरित नहीं होता। मृदा में रूपांतरित नहीं होता। इसके बाद ही हम आधुनिक रासायनिक अभिक्रिया को आधुनिक रूप से समझ पाए। अब प्रश्न में देख सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ को पहचानिए। निम्नलिखित में से पदार्थ को पहचानिए। क्या क्या दिया ऑप्शन में लिख देते हैं। पानी, हवा, कुर्सी, पत्थर, फूल की सुगंध, लोहा, विचार। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पदार्थ हैं। पानी स्थान या जगह घेरता है, तो अर्थात इसका एक द्रव्यमान होगा। अर्थात जिसका द्रव्यमान हो या वो जो स्थान घेरता है वह पदार्थ कहलाता है। तो पानी पदार्थ के अंतर्गत आया। ये पदार्थ है। हवा भी एक स्थान घेरता है, अर्थात उसका भी द्रव्यमान होगा, तो यह भी पदार्थ के अंतर्गत आएगा। कुर्सी यह भी स्थान घेरता है, तो यह भी पदार्थ के अंतर्गत आएगा। पत्थर यह भी स्थान घेरता है, यह भी पदार्थ के अंतर्गत आएगा। फूलों की सुगंध यह कोई पदार्थ नहीं है, यह ना तो स्थान घेरता है ना ही इसका द्रव्यमान होता है, इस कारण यह पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता। लोहा भी स्थान घेरता है, तो यह भी पदार्थ के अंतर्गत आता है। विचार इसको क्या बोले, मतलब ये भी, इसका तो कोई द्रव्यमान ही नहीं। अगर इसका द्रव्यमान होता तो क्या करें, भौकाल आ जाता है। आगे देखते हैं। इसका नहीं रहता, और यह पदार्थ नहीं रहता। विचार जो रहता है यह सोचने वाला विचार है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं रहता, यह पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा देखते हैं। एक अभिक्रिया में 20 ग्राम A तथा 40 ग्राम B के संयोग से, देखते हैं अभिकारक के रूप में A जो है A प्लस B, जो ये अभिक्रिया है उसमें यह अभिकारक, तो इसका संयोग से ये इसको क्या लिए हम लोग 20 ग्राम और ये है 40 ग्राम जो अभिक्रिया। अब उसके बाद अभिक्रिया हुई तो यह अभिकारक A को कितना लिए 20 ग्राम, B को 40। अभिक्रिया के बाद अब C प्लस D बना, C प्लस D, ठीक है। उत्पाद के रूप में क्या बना, C प्लस D। देखते हैं तो A का जो रहता है वह
20 ग्राम लेते हैं, बी को 40 ग्राम। अब अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त है, सी और डी। तो इसका जो टोटल जो है, जैसे 20 ग्राम लिए हैं और 40 ग्राम, तो ए बी सी हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ए बी सी और नहीं मतलब सी डी और ई प्राप्त होता है। तो सी कितना प्राप्त होता है हमें 25 जी और डी प्राप्त होता है 15 जी और ई कितना रहता है 20 जी, 20 जी। अब देखते हैं 20 + 4 मतलब 20 + 14, इसका जो टोटल रहता है 16 जी। यह अभिक्रिया के बाद भी समान रहता है। जैसे इसका देखते हैं, सी हमें कितना प्राप्त हुआ 25 प्लस डी कितना प्राप्त हुआ 15, अब ई कितना प्राप्त हुआ 20। अब इसे पूर्ण योग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 60 जी। मतलब इससे ऐसा होता है कि पदार्थ हमें रासायनिक अभिक्रिया बाद भी उतना ही प्राप्त होता है 60 ग्राम इस अभिक्रिया द्वारा, यह समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे चारों ओर के पदार्थ। अब देखते हैं इसके उदाहरण के तौर पर सर्वप्रथम ले लेते हैं हम चुंबक। ये जो रहता है ये चुंबक और रेत ले लेते हैं। जब चुंबक को रेत में डाला जाता है तो चुंबक के चारों तरफ रेत के कुछ कण चिपक जाते हैं। जब चुंबक को जैसे यहाँ पर रेत में डाल दिया गया तो चुंबक के चारों तरफ रेत के कुछ कण चिपक जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो यह किस कारण से होता है, रेत में भी कुछ लौह पदार्थ पाए जाते हैं जो चुंबक से आकर चिपक जाते हैं। इससे यह समझते हैं कि प्रत्येक जैसे रेत है, उसके रेत का एक कण कई सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। सर्वप्रथम देखते हैं इससे यह पता चलता है, जैसे सर्वप्रथम लेते हैं चुंबक और रेत, उसे जब एक साथ रखते हैं या चुंबक को रेत में डालते हैं तो वो उसके चारों तरफ रेत के कण चिपक जाते हैं। यह किस कारण से होता है, क्योंकि उसमें लौह पदार्थ उपस्थित होता है। इससे देख सकते हैं कि रेत के कण में कई पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति और उनकी आपस में क्रिया के आधार पर भिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। आइए इसे समझते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पाद में मतलब उसके अवयव को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें नमक और पानी ले लेते हैं। जब इन्हें अभिक्रिया या रासायनिक इन्हें मिलाया जाता है तो यह एकदम इनके अवयव को हम देख नहीं पाते, इन्हें अलग अलग देख नहीं पाते। जैसे जल और नमक को दोनों को हम अलग अलग नहीं देख पाते। तो ऐसे भी मिश्रण जो कहलाते हैं वह समांगी मिश्रण कहलाते हैं। फिर से समझते हैं एक बार, समांगी मिश्रण क्या है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पाद में मतलब मिश्रण के अवयव को हम देख नहीं पाते, अलग अलग देख नहीं पाते, वह समांगी मिश्रण कहलाता है। अब विषमांगी मिश्रण के बारे में देखते हैं। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें अवयव के कण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्रिया के पश्चात अभिक्रिया के अवयवों को मतलब मिश्रण के अवयवों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जैसे जल और रेत को जब मिलाते हैं तो रेत के कण हमें नीचे बैठे हुए अलग से दिखाई देते हैं और
हमें अलग दिखाई देगा, मतलब इसमें स्पष्ट रूप से अवयवों को देखा जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब इसको देखते हैं तीनों चित्र को। तो पहला देखते हैं, इसमें क्या है, नमक व पानी के मिश्रण। तो समूह क के मिश्रण के अवयव हमें दिखाई नहीं देते। जब इसमें दोनों को मिलाते हैं, नमक व पानी, तो इसके अवयव हमें दिखाई नहीं देते। और इसमें जब अवयव हमें दिखाई नहीं देते और जब इसमें हम लेज़र लाइट डालते हैं, प्रकाश या लेज़र लाइट डालते हैं, तो हमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे और इनके अवयवीकरण तली में नहीं, मतलब जब इसका नमक व पानी के विलयन, मतलब जब मिश्रण मिलाते हैं एक साथ, तो इसमें ना तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है और यह पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, और ना ही इसके तल में इसके कण दिखाई देते हैं। ऐसे मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, तो इसमें क्या रहता है, दूध व पानी को एक साथ मिलाते हैं, तो यह प्रथम क विलयन के समान ही रहता है, किंतु इसमें क्या रहता है, प्रकाश का पद हमें दिखाई देता है। ऐसे मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ऐसे मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ग देखते हैं, ग में क्या रहता है, चॉक पाउडर व पानी को एक साथ मिला देते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें अवयव के कण अलग रूप से दिखाई देते हैं और नीचे जाकर बैठ जाते हैं, और इसमें प्रकाश किरण भी का पद भी हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो मिश्रण रहते हैं, उन्हें निलंबन विलयन कहा जाता है। अब क्या है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।